नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही और आदित्यनाथ योगी के मुख्यमंत्री के पद पर आते ही ताबड़तोड़ फैसले होने शुरू हो गए हैं। 200 दिन में करीब 100 फैसले ऐसे ले लिए गए हैं जिनकी चर्चा हर तरफ नजर आ रही है। चाहे एंटी रोमियो स्क्वाड की बात हो, चाहे लाल बत्ती हटाने की बात हो, चाहे तमाम चीजें, ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो हालिया पिछले कुछ दिनों में चीजें सामने आ रही है कि पिछली सरकार के दौरान जितने भी काम किए गए थे, हर काम की जांच परख उसको अब बाइनोकुलर लेंस से लगातार देखा जा रहा है कि चीजों में कितनी सच्चाई है, कहां गड़बड़ी हुई है। जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का गोमती रिवर फ्रंट, उसको लेकर भी दौरा कर चुके हैं, उसका दौरा भी कर चुके हैं अपने मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। उसके बाद अब उस पर खर्च किए हुए बजट का ब्यौरा भी लगातार मांगा जा रहा है। अब कौन कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जिन पर संभावित रूप से मौजूदा सरकार की नजर रह सकती है, जिनका की जो कामकाज है वो पिछली सरकार में किया गया था। गोमती रिवर फ्रंट के ऊपर जो नकेल कसने की कोशिश लगातार की जा रही है मौजूदा सरकार की तरफ से, अधिकारियों को भी तलब किया गया है, फाइल लगातार मंगाई जा रही है। इसका क्या कारण है और इसका क्या इंपैक्ट होगा, लोकतंत्र में आज इसी पर चर्चा। उत्तर प्रदेश में अब पिछली सरकार की गड़बड़ियों के मामले खुलने लगे हैं। यूं तो शनिवार को सरकारी दफ्तर बंद होते हैं, लेकिन आज अचानक दफ्तर पहुंचकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने संकेत देने की कोशिश की कि सरकार 24 घंटे काम करती है और इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कई बड़े फैसले भी लिए। मुख्यमंत्री ने एनेक्सी में गोमती रिवर फ्रंट और बुंदेलखंड को लेकर एक अहम बैठक की। इस बैठक में योगी ने लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट में अनियमितताओं को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। 27 मार्च को जब सूबे के मुखिया गोमती रिवर फ्रंट पर निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, अंदाजा तभी लगा लिया गया था कि अखिलेश की इस योजना पर योगी की नजरें टेढ़ी हो गई हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि योगी के दौरे के एक्शन का रिएक्शन इतनी जल्दी हो जाएगा। अधिकारियों और मंत्रियों की बैठक में मुख्यमंत्री ने गोमती रिवर फ्रंट की जांच के आदेश दे दिए हैं। पूरी परियोजना की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी। आज का जो प्रकरण है उसमें ये बात साफ है कि ट्रीटेड वाटर ही गोमती में जाएगा और उसके लिए व्यवस्था की जा रही है और साथ साथ अभी तक जो पैसा खर्च हुआ है उसकी जांच होगी। गोमती रिवर फ्रंट परियोजना का लोकार्पण 16 नवंबर 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था। अखिलेश ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए करीब 1500 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट बनाया था। अब तक इस पर करीब 900 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। परियोजना के तहत गोमती नदी के दोनों किनारों के सौंदर्यीकरण के तहत जॉगिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक और बच्चों के पार्क बनाया जाना है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने इस योजना में फिजूल खर्ची का आरोप लगाया। प्राथमिकताएं जो तत्कालीन शासन ने तय की हैं वो बिल्कुल उचित नहीं है। गोमती में जो दूषित जल प्रवाहित हो रहा है उसका पहले शोधन होना चाहिए था, नालों का डाइवर्जन होना चाहिए था, एसटीपी बनने चाहिए थे, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तथाकथित सौंदर्यीकरण कराया गया है। जो उसमें धन का दुरुपयोग हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया, उसकी जांच होगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने सभी विभागों में ऐसी फाइलें तलब की हैं जिनमें 5 करोड़ से अधिक के टेंडर किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, बाढ़ नियंत्रण, एलडीए, यूपीएसआईडीसी, लीडा, यूपीडा, जीडीए, आवास विकास परिषद, यूपी रोडवेज, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जल निगम जैसे विभागों में इस तरह के बड़े बड़े टेंडर किए गए हैं। अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के साथ ही पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार हमलावर रहने वाले आजम के खिलाफ भारत सरकार के सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। काउंसिल के सदस्य डॉक्टर सैयद एजाज अब्बास नकवी ने रामपुर पहुंचकर पूर्व सपा सरकार में खुर्द-बुर्द की गई वक्फ संपत्तियों की जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिससे आजम और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने भी आजम खान पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया। जहां राज्य सरकार के मंत्री ने आजम से जांच में सहयोग की अपील की, तो वहीं आजम खान अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। यूपी में सूबे का निजाम बदलते ही वक्फ काउंसिल हरकत में आ गई है और पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ वक्फ जमीनों के घोटाले के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल भारत सरकार के सदस्य और यूपी और झारखंड के प्रभारी एडवोकेट डॉक्टर सैयद एजाज अब्बास नकवी रामपुर पहुंचे और उन्होंने सभी विवादित स्थलों का जायजा लिया, साथ ही सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल की।
अपनी जांच के दौरान डॉक्टर सैयद एजाज अब्बास नकवी, पूर्व मंत्री आजम खान और उनकी पत्नी राज्यसभा सदस्य डॉक्टर तजीन फातिमा और पूर्व विधायक नावेद मियां से भी मुलाकात की। कमेटी जल्द पीएम मोदी और सीएम योगी को अपनी रिपोर्ट सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की संस्तुति करेगी। उधर यूपी सरकार के मंत्री ने आजम खान से पूरे मामले की जांच में सहयोग की अपील की है। लेकिन मुझे लगता है कि जांच में सहयोग करना एक पारदर्शी नेता की बहुत बड़ी पहचान होती है, और पारदर्शी होकर जो बातें अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो उनको बताइए, और जो भी अगर आपके डिपार्टमेंट में या मेरे डिपार्टमेंट में कोई भी चीजें इस तरह की हुई हैं और वो जांच का विषय बन गई हैं तो जांच में कोऑपरेट करना चाहिए। इस बीच शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद के मुताबिक वक्फ बोर्ड की जमीनों और संपत्तियों को बेचा गया और उनसे मिले पैसे को पूर्व वक्फ मंत्री आजम खान ने अपने रामपुर पब्लिक स्कूल और जौहर यूनिवर्सिटी में लगा दिया। आजम खान पर रामपुर में वक्फ की 500 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगा है। साथ ही संपत्ति को अपने मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के नाम कराने और रामपुर में मदरसा, मस्जिद और यतीम खाने को तोड़वाने का भी आरोप है। सारी बेईमानियां इन्हीं ने खुद करवाई हैं, इनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। इतना बड़ा इमामबाड़ा खोद के और 60 दुकानें बन जाए उसमें इनको खबर भी नहीं। मसबिया इमामबाड़ा बेरठ में बिल्कुल मेन रोड के ऊपर वहां पर दुकानें बन रही हैं 110, और इनको खबर भी नहीं है 110 दुकानें। उस पर सब में शेयर इनका है, सब में इनका शेयर है। करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने कमाए हैं। जबकि आजम खान अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। बगैर किसी चीज की तस्दीक किए हुए, बगैर किसी चीज को प्रमाणित तौर पर साबित किए बगैर किस तरह हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। हमारा किसी वक्त से व्यक्तिगत कोई वास्ता ही नहीं है। आजम खान पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। हालांकि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और कुछ खास मेहमान हम तो जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। चर्चा को लगातार जारी हम लोग रखेंगे। नरेंद्र सिंह राणा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश बीजेपी से। समाजवादी पार्टी से चंद्रशेखर पांडे हमारे साथ हैं। ओमकाना सिंह हमारे साथ हैं, प्रदेश महासचिव हैं आप उत्तर प्रदेश कांग्रेस के। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। शुरुआत नरेंद्र सिंह राणा जी आपसे, ये जो मुहिम शुरू की गई है, ये मौजूदा सरकार की अपनी कोई मुहिम है या जो लग रहा है कि वे पुरानी सरकार के हर कामकाज पर नकेल कसने की कोशिश मौजूदा सरकार कर रही है, वही माना जाए? नहीं, देखिए ये मीडिया का अपना अलग अलग जो भी समझ है, जो दृष्टिकोण है, लेकिन मैं एक बात कहूं कि यदि व्यक्ति कोई भी मुख्यमंत्री प्रदेश में आता है और वो कोई भ्रष्टाचार जिसके कारण जनता ने समाजवादी पार्टी को इतनी कम सीटें मिली चुनाव में, तो ये जो आरोप भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रह के 5 साल तक लगाती रही जी, तो उन आरोपों पर ये लोग आंख मूंदे बैठे रहे। किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, ना कोई अधिकारी हटा, ना कोई मंत्री हटा, और जब भी कोई हटा तो बाप बेटे के झगड़े में हटा, या वो जो है भ्रष्टाचार के मंत्री है गायत्री प्रजापति इस समय जेल में है, वो एक बलात्कार के मामले में भी वो हटे तो वो फिर बन गए। यानी हम लगातार उत्तर प्रदेश की जनता के पैसे के साथ जो दुरुपयोग हो रहा था, जो खिलवाड़ हो रहा था, भ्रष्टाचार की तरफ से जो पिछली सरकार थी आज मुंदे बैठी रही, स्लोगन भले दिया हुआ प्रतिबद्धता थी कि काम बोलता है। वापस मैं लौटूंगा आपके पास, चंद्रशेखर पांडे। हमारी सरकार बनेगी जी, चंद्रशेखर पांडे, स्लोगन आपका था काम बोलता है, लेकिन जो भी आपने काम किए हैं हर किसी पर सवाल निशान थे, और हर उस सवाल निशान की खोजबीन में अब लग चुकी है मौजूदा सरकार। आनंद जी, देखिए जो आपने कहा अभी जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है वो खुद दिखा रहा है कि काम क्या हमने किया है। और जहां तक कि भ्रष्टाचार की आरोप की बात है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कि हमारे ऊपर कह रहा है कि हमने काम नहीं किया। आरोप यह है कि भ्रष्टाचार का अगर आरोप है तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारत के संविधान में इतनी ताकत है कि यदि किसी ने कोई भ्रष्टाचार किया है, उससे कोई संपत्ति बना ली है, तो भी आप मात्र 2 साल के अंदर उसकी संपत्ति को जब्त कर सकते हैं। मैं समाजवादी पार्टी और मैं ये अनुरोध करता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि वो सारे जहां जहां भी उनको शंका लगे उन सब के खिलाफ आरोप पत्र लाए, उन सब के खिलाफ जांच करे, जांच करके यदि कहीं कोई गड़बड़ी है तो लाइन लगा के प्रथम से लेके अंतिम तक को जेल भेजने का काम करे। समाजवादी पार्टी पूरी रचनात्मक सहयोग लेगी। यदि जहां भी समाजवादी पार्टी आपकी निगाह में और पार्टी की निगाह में ऐसा कोई भी राजनीतिक आप लोगों की निगाह में नहीं रहा आपके कार्यकाल के दौरान जिसने कुछ भी गड़बड़ी की हो, भ्रष्टाचार किया हो?
यही आप कह रहे मैंने हैं कहा, मैंने आपको फिर मैं स्पष्ट कर दूं कि सरकार आज आपकी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। हम विपक्ष की भूमिका में हैं, हमारी रचनात्मक भूमिका। हमको बताइए हमसे क्या सहयोग चाहिए। हर उस अधिकारी का जिसके ऊपर जरा सा भी कोई भी पब्लिक से भी आरोप आ रहा है, आप उसकी जांच कराइए, आप उसके सिवा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई कीजिए। हमसे यदि कोई सहयोग चाहिए तो हम निश्चित रूप से देंगे। समाजवादी पार्टी का हर नेता बाध्य है इस बात के लिए कि वो पूरा रचनात्मक सहयोग करेगा। ठीक है सर, वापस लौटूंगा। ओमकार नाथ जी आपके पास लौटा हूं। क्या हुआ पूरा कार्यकाल आपने देखा है, 27 साल यूपी बिहार का नारा भी कांग्रेस ने दिया था। ये भी कहा था कि भाई आखिरी 6 महीने में भले कामकाज कुछ किया हो अखिलेश यादव के नेतृत्व में, लेकिन शुरुआत के 4.5 साल बहुत कुछ काम नहीं किया। बाद में गठबंधन आपने कर लिया, विचारधारा आप लोगों की मिल गई, लेकिन 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा था उसको कैसे आंकते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूं जो बहस हो रही है वो हो रही है कि मुख्यमंत्री ने जो कार्यवाही की है जी, और जो गलत काम उनके दिमाग में है कि ये इसमें पैसा खाया गया है, उसके बारे में स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है जी। ये हर सरकार का अपना प्रेरोगेटिव है और हर सरकार का अपना तरीका होता है। अगर कहीं कोई किसी कार्य में पैसा कमाया गया है तो निश्चित रूप से उसकी जानकारी की जानी चाहिए जी। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि इसके साथ साथ में मुख्यमंत्री जी को अपने ऑफिस पर ही ध्यान देना चाहिए जी। आज कम से कम 2 हफ्ते हो रहे हैं मुख्यमंत्री सचिवालय में एक भी सचिव नहीं है जी। उसका नतीजा क्या हुआ कि पिछली सरकार ने 22,000 करोड़ का अनुपूरक अनुदान जो है वो पास कराया था जी। उसमें कुछ विभागों के पत्रावलियां निरस्त कर दी गई थी, मतलब पूरी कर दी गई थी। कुछ विभागों की पत्रावलियां लगी हुई थी जो पिछली सरकार ने उसको पास नहीं किया था। अगर मुख्यमंत्री के कार्यालय में सचिवालय होता जी, तो जो 31 मार्च को पत्रावलियां बेकार चली गई और पैसा बर्बाद हो गया वो न हुआ होता। 2 हफ्ते से वो सरकार में थे, अगर वो कैबिनेट ही कर लिए होते तो शायद सारे मंत्री बता देते कि हमारी पत्रावली आपके यहाँ पड़ी हुई है और हमको ये सामान खरीदना है। अभी 500 बसों की खरीदने की स्वीकृत हुई थी जिसकी स्वीकृत मुख्यमंत्री के यहाँ से ली जानी थी और वो स्वीकृत नहीं आ पाई और नतीजा ये हुआ कि वो पैसा बेकार चला गया। अब फिर कब पास होगा, कब बसें आएंगी, कम से कम 6-7 महीने इसमें लग जाएंगे जी। तो ये सारी चीजों को मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए ये ढिलाई और जो बढ़ती जा रही है, ध्यान देना नरेंद्र सिंह चाहिए। राणा हमारे साथ हैं, उसका जहां जवाब तक इनसे हम इस तरह लेंगे। की शिकायतें हैं उस पर निश्चित रूप से वो देखें और जो गलत हो उस पर से जाते हैं। ठीक है सुरेश बहादुर जी, आपने बारीकी से देखा है सरकार का हर कदम और अब तक जितनी सरकारें रही हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो सरकार थी, शुरुआती तौर पर कहा गया भाई अखिलेश यादव ने बेहतर काम किया है, आखिर आते आते स्लोगन बना दिया गया काम बोलता है, लेकिन जैसे ही दूसरी पार्टी की सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है, हर काम पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। क्या वाकई में कामों के अंदर कुछ कमी दिखी? क्योंकि ये भी हमने देखा कि कुछ परियोजनाएं पूरी होने से पहले ही उनका उद्घाटन कर दिया गया। देखिए अनंत जी, ये सच बात है कि गोमती रिवर फ्रंट परियोजना जो है मुख्यमंत्री की अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षी योजना थी जी। और इस योजना की शुरुआत जब हुई थी तो इसकी कॉस्ट बताई गई थी 600 करोड़ रुपए। बिल्कुल। अंत में ये कॉस्ट बढ़ते हुए आज की स्थिति है कि इसमें 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और अभी इस परियोजना को पूरा करने के लिए वहां के लोग अभी 1000 करोड़ की मांग कर रहे हैं जी। तो कम से कम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें जो परियोजना 600 करोड़ से शुरू हुई थी और वो परियोजना जाके लगभग 2000 करोड़ रुपए की उसकी लागत आ गई, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दाल में काला है जी। इसमें किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो परियोजना के इंचार्ज थे, परियोजना के जो संचालक रहे थे माननीय प्रमुख सचिव उनके दीपक सिंघल साहब, उनको तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्री आवास में भी उनके कार्य करने पर उंगली उठाई थी और संदेह उठाया था कि काम में, तो स्वाभाविक रूप से उनकी निगाह में यह था और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस बात से असंतुष्ट थे कि उस परियोजना संचालित नहीं, सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रही है। इसीलिए उन्होंने, हम तो उसको घर का झगड़े की कला देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने सगे चाचा को ही मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया और परियोजना का चार्ज खुद ले लिया। उस समय जब एक बार फिर अनुपूरक बजट में 40,000 करोड़ रुपए का बजट पीडब्ल्यूडी सिंचाई को पारित किया गया था जी। तो बहुत साफ सी बात है कि निश्चित रूप से अखिलेश यादव भी आश्वस्त है कि इस परियोजना में कहीं ना कहीं घपला हो रहा है, कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि नए मुख्यमंत्री वहां, और एक चीज, दूसरी चीज यह है
जो आपकी महत्वाकांक्षी परियोजना थी, उस परियोजना की देखभाल करने भी एक बार मुख्यमंत्री उस स्थान पर नहीं जा सके। ये बड़ा ही अजीब सी बात है कि जो चाहे वो मेट्रो प्रोजेक्ट रहा हो, चाहे आपका वो प्रोजेक्ट रहा हो आगरा और एक्सप्रेसवे रहा हो, और ये 3 प्रोजेक्ट आपके महत्वाकांक्षी पर जिसपे आप बता रहे थे कि आपका काम बोलता है, तीनों परियोजनाओं को कहीं ना कहीं से ये परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकी हैं, और आज तीनों परियोजनाएं घोटाले के घेरे में हैं। उस पर भी जो लागत आई थी, आपकी एक्सप्रेसवे पर भी जो लागत आई थी, वो जो अनुमानित लागत थी, जो बताई गई थी, उससे कई गुना ज्यादा है। और आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनाव के दौरान इस बात की घोषणा की थी, उन्होंने कहा जो परियोजना, जो एक्सप्रेसवे पर लागत आई है, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो लागत है, जो 1 किलोमीटर पर उनकी लागत है, उससे भी 2 गुना 3 गुना ज्यादा है। उन्होंने उसी समय संकेत दे दिए थे कि इन बड़ी परियोजनाओं में बड़े घोटाले हुए हैं और इन घोटालों की जांच हो जाएगी। और अब मुख्यमंत्री योगी उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर ऐसा है नहीं है तो निश्चित रूप से आगे, और अगर जांच हो रही तो समाजवादी पार्टी को उसका स्वागत करना चाहिए, जैसे हमारे मित्र ने किया है, और उसका पर्दाफाश किया जाना चाहिए। लेकिन सर, सवाल ये भी उठता है, चंद्रशेखर पांडे जी, स्वागत अब आप कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त पे 600 करोड़ से योजना बढ़ के 1500 करोड़ तक पहुंच गई, 1000 करोड़ रुपए और मांगे गए हैं उसके लिए, तो क्या उस वक्त आंखें नहीं खुली, उस वक्त अंदेशा नहीं हुआ कि हो क्या रहा है? बाद में सवाल पूछा भी जाएगा। अनंत जी, आपने एक मुद्दा उठाया है, बड़ा इस वक्त का इस ज्वलंत मुद्दा है। आपके करोड़ों दर्शक हैं, मैं चाहूंगा उन दर्शकों को कुछ बड़ा ईमानदारी की बातें जानना जरूरी है। जब केंद्र में मोदी सरकार, ये योजना आई क्यों एग्जैक्टली आपकी दर्शकों को मालूम चल जाए, और इससे आगे भी हमारे भाई लोग भी उस पर जानकार मतलब आपत्ति करते रहे। जब ये गंगा नदी और सारे नदियों की सफाई का प्रोजेक्ट का चर्चा स्टार्ट हुई, तो हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय से यह पूछा गया कि भाई इस पे लाखों करोड़ों रुपया पिछले 3 दशकों में खर्च किया गया, और पूरे देश में कहीं भी 1 इंच ईमानदारी से सफाई दिखती नहीं है, कोई परिवर्तन नदी पे दिखता नहीं है। ये सत्य है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या हम इसमें कुछ अलग वास्तविक सफाई या परिवर्तन कर सकते हैं, या जैसे सारे लोग नाटकबाजी किए हैं वैसे हमको भी नाटकबाजी करना पड़ेगा? उस पे हमारे यहां से एक जांच कमेटी बनाई गई, जिसमें आईएएस से लेकर के कई एनजीओ के लोगों से लेकर सब लोगों से सलाह लेकर के उसमें जो रिपोर्ट आई गई, उसमें मात्र बड़ा लिमिट के साथ 5 पॉइंट दिए गए। पहला यह दिया गया कि जो एज होनी चाहिए वो लिफ्टेड हो और उसकी रिटर्निंग वॉल जैसी हो। दूसरा उसमें दिया गया कि देन पहले लिफ्टेड आप एलिवेटेड बना दे रिटर्निंग वॉल, तब आप सिल्ट सफाई करें, उसके बाद जितने नाले गिरते हैं उनको 100% ट्रीटमेंट प्लांट से प्रोसेस करवाएं, देन उसके बाद में उसका फ्रंट डेवलपमेंट अवेयरनेस करें। और सबसे बड़ी जो समस्या बताई गई, ये बताया गया कि साल भर में अप टू 25 वीक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 25 हफ्ते आप काम करेंगे साल भर में, ये सबसे बड़ा टारगेट होगा। हमने इन 5 चैलेंजेस को लेते हुए आप देखेंगे कि पहला और दूसरा बिल्कुल नियमानुसार काम हुआ। चंद्रशेखर पांडे जी, टेक्निकल बातें सब लोग समझ नहीं पाएंगे, सिर्फ 2 मुद्दे मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात ये, जो लोगों को फर्क पड़ता है कि उनका जो इनकम टैक्स पे हो रहा है, उसी इनकम टैक्स से, उन्हीं के पैसे से आप चीजों को बनाते हैं, चीजों को बिगाड़ते हैं। जो भी चीजें होती है सरकारी काम उसी पैसे से होती है। वो पैसा जो पहले 600 करोड़ रुपए खर्च हो रहा था, 1500 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। काम मात्र 60% हुआ है। दूसरा, अगर आपको सफाई करनी थी तो गंदे नाले जितने गिर रहे थे इस नदी में, उनमें से एक भी गंदे नाले का रूट वहां से बंद नहीं किया गया। गंदे नाले लगातार गिर रहे हैं, ना पानी साफ हुआ ना काम पूरा हुआ। आनंद जी, जवाब ले लीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल, आपकी जनता को यह जानना जरूरी है कि यह कितना बचकाना आरोप है और कितना मजाकिया आरोप है। मैंने आपको बताया ना कि पूरा प्रोजेक्ट ये 24 से 25 हफ्ता केवल साल भर में होता है। हर साल ये जनवरी, दिसंबर के लास्ट, जनवरी 1 से पहले आप चालू नहीं कर सकते हैं सिल्ट सफाई का। और आप देखिए, मात्र 24 हफ्ते में यह काम किया गया। इस साल में चूंकि चुनाव का आयोग का टाइम होता है, जनवरी से काम स्टार्ट होना था, पूरा समय की बात मैंने आपसे यहाँ नहीं की, मैंने आपसे सिर्फ बात की काम कितना हुआ, कितना पैसा मांगा था, कितना पैसा खर्च किया गया। जब नाले पर आ रहे हैं ना, वो मैं वहीं पे आ रहा हूं कि जो आपने एक नाले का जो मुद्दा दिया है कि देखिए पिछले 3 महीनों से लगातार 12 नालों का वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करके 3 महीने से, चूंकि जब से इनकी सरकार, चुनाव का टाइम था, फिर सरकार बन गई, सब कुछ रोक दिया गया, हर आदमी दहशत में था। नालों पे कोई काम इनके द्वारा नहीं कार्य किए गए। 20 दिन से कोई नाले का जो स्टार्टअप, 12 नालों पे काम जो चालू हो गए हैं, उन पे काम आगे नहीं बढ़ाए गए, उल्टा हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि नाले नहीं साफ है। यह बड़ा हास्यास्पद और बचकाना आरोप है। अब आपने जो बजट की बात की, हमने पहले ही आपसे बताया
कि हमारे यहां पे एक ये सिद्धांत लाया गया कि आखिर वजह क्या है कि लाखों करोड़ों रुपए के लगाने पर एक इंसाफ नहीं होता है। हमको ये लगा कि 100 की जगह 110 लगे, लेकिन यह वास्तव में काम का रिजल्ट दिखे। हम चाहते थे कि 100 की जगह 120 लग जाए, पर ये 100 रुपए डूबे ना, क्योंकि ये जनता का गाढ़ी कमाई है। उसके तहत हमने ये काम किया। यदि आपको लगता है कि 120 रुपए में से 120 पैसा भी ऐसा है जो नाजायज है, तो उसकी जांच कराइए। जिस किसी के जेब में गया हो, चंद्रशेखर जी आंकड़े कहते हैं कि 100 की जगह 300 से ज्यादा रुपए खर्च हुए हैं। दूसरी बात यह कि जो आप टाइम की बात कर रहे हैं, नवंबर 2016 को आपका प्रोजेक्ट पूरा हो जाना था। आप ही ने जो ब्लूप्रिंट बनाया था, नवंबर 2016 में प्रोजेक्ट पूरा हो जाना था। अब चाहे आपको 25 हफ्ते काम करना था कि 35 हफ्ते काम करना था, पैसा तकरीबन 3 गुना खर्च हुआ, काम तकरीबन 60% भी पूरा नहीं हुआ। जो वक्त था वो 4 महीने पहले गुजर गया। मैं आपको रोकूंगा। जितना हमारा प्राइमरी टारगेट था पूरा हमने 92% टारगेट अप्रूव किया है। और आपको बता दें कि डेवलपमेंट जो 5 पॉइंट में से सिर्फ और सिर्फ जो हम मात्र 1 पॉइंट पे काम कर रहे थे, जो नाले गिर रहे थे, उनमें 12 नालों पे काम तक हमने चालू कर दिया। ये नवंबर 2016 तक की पोजीशन है। दिसंबर से काम, जनवरी से काम जरूर डाउन हुआ। किन कारणों से आपको भी पता है। पिछले 3 महीने से काम रुका है। और अगर ये 3 महीना जो 24 हफ्ता में लगभग आपका 12 हफ्ते से 10 हफ्ते बीत गए, अगर चाहा गया होता तो इन 3 महीनों में अब तक जो लगभग 30 नाले हैं, उनमें 12 नाले पे ट्रीटमेंट प्लांट बन चुका होता। परंतु देश का, प्रदेश की जनता का यह 4-3 महीना, पूरा 1.5-2 महीना बर्बाद गया निश्चित रूप से। और मैं एक चीज आपसे बोलूंगा कि आप जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। रिपोर्ट में आप हिल जाएंगे कि जिस तरीके का आरोप लगाए जा रहे हैं, वो आरोप केंद्र और राज्य दोनों भाजपा सरकार होने के बावजूद भी उस स्तर पे आरोप, देखिए आरोप तो साबित होंगे, थोड़े मोड़े तो गलतियां निकलेंगे, लेकिन जैसा इसका प्रोपगंडा बनाया जा रहा है, आपको मजा आएगा उस दिन जब ये खोदा पहाड़ निकली हालात होगी। और चंद्रशेखर पांडे जी, हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि जनता का पैसा व्यर्थ ना गया हो तो बेहतर है। नरेंद्र सिंह राणा जी, क्या आप कहेंगे? साफ आरोप नकार रहे हैं कि आरोप कुछ है ही नहीं, पूरा काम किया गया, तो फिर आप किस बात की जांच के लिए बैठा रहे हैं? आप देखिए, ऐसा है कि ये किसी से छुपा नहीं है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में पूरे 5 साल जो है वार चला है। ठीक है, अब इसकी गंभीरता मैं बता रहा हूं। वो नहीं चाहते कि उनका कोई कार्य उनकी कोई बिना मर्जी से हो, और कौन अधिकारी रहे, कौन ठेकेदार रहे। जो बड़ा ठेकेदार रहेगा वो बड़ी रकम पहुंचाएगा। वो ठेकेदार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अलग थे, शिवपाल यादव के अलग थे, अधिकारी अलग थे। उन दोनों में आपस में बनती नहीं थी, जिसका कारण ये जो बैठ के यहाँ एक गाल बजाऊ व्यवस्था हो रही है कि साहब ये 5 वो थे और इसमें 3 ये सच्चाई थी और 5 ये कमी थी। तो ये तो जांच में सामने आ जाएगा। इसमें आपने भी स्वागत किया। और जो साफ होनी चाहिए चीज, वो साफ ये होनी चाहिए कि आप आपस में ही एक दूसरे पे 5 साल भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वो कह रहा था कि ये खा गए, वो कह रहा था कि वो खा गए, और एक दूसरे को बर्खास्त करते रहे। यही सिंचाई मंत्री बर्खास्त होते हैं, फिर बनते हैं, फिर बर्खास्त होते हैं। ये जो चीजें जनता के साथ हुई हैं। और जो बात इन्होंने कही कि योगी जी ने, अब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, नरेंद्र मोदी जी की मई 2014 में बनी थी। 2.25 साल बाद जो है नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे, जब उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार को इस उत्तर प्रदेश की जनता ने 2 साल के अंदर ही उखाड़ फेंका था, 73 सांसद जिता के भेजे थे। तब भी हमने यही कहा था कि गलत काम कर रहे हैं आप, जनता के धन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। ये आपको इसलिए नहीं दिया गया कि आप पूरा परिवार जो है मिलके इस बंदर बाट में जुट जाए। नहीं साहब, मुख्यमंत्री 5 हैं, कोई कह रहा था 4 हैं, कोई कह रहा था शिवपाल हैं, कोई एक वो तो अभी चल रहे थे आजम खान साहब वो हैं। तो ये तमाशा हुआ 5 साल उत्तर प्रदेश में। और जो पैसा बढ़ा, जो लागत बढ़ी, अफसर क्या करता है? अफसर देखेगा अगर नेता अपने झगड़े में व्यस्त है, नेता जो है माल खाने में व्यस्त है, तो अफसर फाइल बढ़ाने में व्यस्त है। उसको 300 का 600 करोड़ करने में क्या जाता है? उसके घर से जा रहा है क्या? सरकार का पैसा है, ठेकेदार को पेमेंट हो जाए, ठेकेदार मोटी कमीशन उनको दे देगा जी। वही ठेकेदार उसी प्रोजेक्ट को उससे कम पैसे में भी कर देता है जी। तो ये जो चीजें समाजवादी पार्टी सरकार में हुई, और जो नरेंद्र मोदी जी का ये नाम ले रहे हैं, वो 2.25 साल बाद में सत्ता में आए हैं।
हाँ। आप 2012 में सत्ता में आए थे जी। और आपके इस झगड़े के कारण आप एक दूसरे की खुद गवाही दे रहे हैं। आपका एक एक काम तो जो बोल रहा सो बोल रहा, और कोई भी बात, अभी कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे कि साहब वहां मुख्यमंत्री सचिवालय में वो नहीं, 18 घंटे, अभी परसों ही मुख्यमंत्री जी हम लोगों को बता रहे थे, संगठन के सारे लोगों को बुला के बताया कि भैया मैं केवल 18 घंटे काम करता हूं, जिसमें केवल 2 घंटे मीडिया के लिए अलग से रखता हूं कि जो जानकारी अखबार इलेक्ट्रॉनिक वो एक अलग मुद्दा बैठ जाता है जी। वापस मैं लौटूंगा अखबार। सुरेश बहादुर जी, जिस वक्त गोमती रिवर बन रहा था उस वक्त ये तो कुछ तस्वीरें सामने आई थी, स्लोगन चल रहे थे कि न्यूयॉर्क लंदन नहीं बल्कि लखनऊ का गोमती रिवर फ्रंट है, इस तरीके से उसको प्रमोट किया गया था। लेकिन सरकार बदलते ही उसकी तस्वीर कुछ और नजर आ रही है। यहाँ पे गंदे नालों की तस्वीर दिखाई जाती है, तो दोनों तस्वीरों में जमीन आसमान का अंतर है। लोग क्या समझें? देखिए, जब उसकी शुरुआत की गई थी, ये कहा गया था कि उसकी तुलना की गई थी जैसे गुजरात में साबरमती को साफ किया गया था, क्लीन किया गया था जी। उसी तरह गोमती को साफ करने की योजना की गई थी। यहाँ मैं एक चीज अभी जरूर बता दूं कि कुछ ऐसी बातें हुई थी, मतलब उसकी बात नहीं है। इसके पहले गोमती नदी के शुरुआत की अभियान शुरू हो गई थी और उस समय तत्कालिक सांसद लालजी टंडन थे। तब उस समय टंडन जी ने शुरुआत की थी और लोगों को जोड़ करके इकट्ठा करके उसकी जलकुंभी निकालना, मतलब एक शुरुआत ऐसी की गई थी, गोमती फ्रंट की शुरुआत की जाए। तभी से चर्चा शुरू हो गई थी कि गोमती की शुरुआत की जाए, गोमती को स्वच्छ नदी के रूप में बनाया जाए, जिससे लोग यहाँ का पानी पीने का संकट लखनऊ में रहता है और पानी पीने का संकट दूर किया जा सके। उसके लिए तब भी योजनाएं बनी थी। लेकिन उसके बाद जब ये सरकार आई, इस सरकार की कई अधिकारी विदेशों के दौरे पर गए थे कि कैसे इनको योजना की जानकारी लेने की कैसे गोमती नदी को साफ किया जाए। बाकायदा इसकी योजना बनी थी, उत्तर प्रदेश सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना में शामिल की गई थी, बाकायदा इसका फंड अलॉट किया गया था। हाँ, ले समय सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया, इस पे काम होता गया, वैसे वैसे इसकी लागत बढ़ती गई। तो कहीं ना कहीं ये लोग, अच्छा, जो अधिकारी इसके इंचार्ज, जो प्रमुख सचिव थे, उस प्रमुख सचिव को भी शंका के घेरे में हमेशा उनको लिया जाता रहा और उनका पिछला इतिहास, लेकिन वो इतने दबंग सचिव थे कि वो कहीं ना कहीं अपने मंत्री पर भी कभी कभी हावी हो जाते थे। वो योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी, उन्होंने इसके पहले कहा ना कि मुख्यमंत्री जी ने भी, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी उनकी कार्यशैली पर नाराजगी की थी और नाराजगी में भी उन्होंने कहा था कि अगर कुछ हुआ तुमको ऐसी जगह भेजूंगा, तुम दोबारा सामने हमारे नहीं पड़ोगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने शंका भी व्यक्त की थी। उस समय से भी ऐसा लगने लगा था कि इन परियोजनाओं में कहीं ना कहीं पैसे का दुरुपयोग होना शुरू हो गया है जी। और वो आज निश्चित रूप से जो निर्धारित समय था, उस निर्धारित समय में निर्धारित लागत में ये योजना पूरी नहीं की जा सकी है। और जब योगी जी मुख्यमंत्री जी पहली बार, ऐसे मुख्यमंत्री जो पहली बार यहाँ घटनास्थल पर जाकर के उन्होंने निरीक्षण किया, तो निश्चित रूप जो सवाल उन्होंने पूछे उसका जवाब वो प्रमुख सचिव अभियंता जो है, अभियंता प्रमुख अभियंता, उनका जवाब नहीं दे पाए। बिल्कुल, मैं तो ये बात कहूंगा, अगर दूसरे कोई मुख्यमंत्री होता, सस्ती लोकप्रियता हासिल करनी होती, तो तत्काल वो प्रमुख अभियंता को वही निलंबित कर देते या कह देते 4 कार्रवाई। ऐसा पिछले मुख्यमंत्रियों ने किया है कि तात्कालिक जो लाभ लेने के लिए, तात्कालिक लोकप्रियता दर्शाने के लिए ऐसा किया। लेकिन मुख्यमंत्री ने सिर्फ इसलिए नहीं किया, उनके ऊपर यह आरोप लगाया जाता कि वो बदले की भावना से काम कर रहे हैं और बदले की भावना से कार्रवाई उन्होंने जांच के बाद चीजें साफ होंगी तो कार्रवाई करने में आसानी होगी और उचित कार्रवाई इस बारे में होगी, आसानी होगी। उसका अध्ययन किया, इसलिए रिटायर्ड जज को जिम्मेदारी सौंप दी और 45 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। मैं समझता हूँ किसी को इस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओमकार नाथ जी, बहुत संक्षेप में उत्तर में चाहूंगा, हालांकि गठबंधन के साथ ही आप हैं, लेकिन उम्मीद मैं करूंगा आपकी पर्सनल छवि को देखते हुए कि ईमानदारी के साथ आप इस बात को कहेंगे अपनी बातें कि जितना बजट शुरुआत में कहा गया था उसके 3 गुना बजट खर्च किया गया। जो समय सीमा दी गई थी वो 4 महीने पहले पूरी हो चुकी है। काम जो होना चाहिए था उसका 60% भी नहीं हुआ। क्या नहीं लगता, अंदेशा नहीं आता इन तमाम चीजों को देखते हुए कि गड़बड़ियां तो हुई हैं वित्तीय तौर पर कहीं ना कहीं? देखिए, मुझे प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी विस्तृत रूप से नहीं मालूम है जी कि पहले कितना बजट था और किन कारणों से वो बजट बढ़ा। बजट बढ़ा तो निश्चित रूप से कुछ काम भी बढ़ा होगा, क्योंकि अगर न बढ़ा होता तो सरकार किसी भी तरह से उसकी स्वीकृति न देती। कोई भी सरकार जितनी भी बेईमान हो और चाहे जितनी भी ईमानदार हो, कम से कम ये तो देखेगी ही कि भाई इसका सीमा सब, इसमें चीजें बढ़ रही हैं या घट रही हैं। घट रही हैं तो क्यों बजट बढ़ रहा है, और बढ़ रही तो बजट का बढ़ना स्वाभाविक है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जिसने जांच कराई है
उन्होंने कुछ देखा ही नहीं होगा। उन्होंने निश्चित रूप से कुछ देखा होगा, कुछ चीजें उनके दिमाग में आई होंगी जो कि शंका के दायरे में आ सकती होंगी, तो उन्होंने उस पर एक जांच कमेटी बिठा दी। अब जांच कमेटी को बैठ के रिपोर्ट आने दीजिए, तब उसके बाद जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, और नहीं तो फिर रिपोर्ट सामने आ जाएगी। मुख्यमंत्री जी जो करना चाहेंगे वो करेंगे। वो इसमें कतई शक और शुबा नहीं है कि जो ये योजना बनाई गई है इसमें कार्य हुआ है और लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। अब पैसे की बढ़ोतरी हुई है और वो पैसों की बढ़ोतरी किस लिए हुई है, ये अगर बेईमानी हुई है तो सजा पाएंगे, आपसे रहेंगे काम में लगाया गया तो कोई बात जी। और उम्मीद करता हूँ इसी साहब गोई से आप उनका उत्तर भी देंगे। ब्रेक यहाँ रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं, कुछ और सवाल आते रहेंगे, कुछ और तस्वीरें खोलेंगे, चर्चा लगातार जारी रहेगी।